Good morning, class 7th. Students, in the previous class, we have started our chapter number 5, Hydrosphere, Oceans and their circulation. And we have done hydrosphere, introductory part of hydrosphere, and one topic, the ocean, salinity of the ocean. And in this class, we are going to cover some topics which are temperature of the ocean. So, first start. We will start with this topic, टेम्परेचर मतलब तापमान को हम इजी वे में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, गर्म या ठंडा मेजरली. सो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द ओशन. ओशन का क्या टेम्परेचर है, उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करते हैं, दैट वी विल डिस्कस. सो सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. बिल्कुल सही बात है. हमें यह जो हीट है वो कहाँ से मिलती है, सन से ही मिलती है. ऐसा नहीं है लाइट जला लिया और हीट मिल गई हमको. अगर सन ही नहीं रहेगा तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है अर्थ पे, बिकॉज इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ हीट on the earth. On account of this, generally the temperature of the oceans are highest near on the equator. So हमारा जो अर्थ है वो यहाँ से उभरी हुई है. बिकॉज ऑफ दिस जो इक्वेटोरियल पार्ट है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ होता है, इक्वेटर 0 डिग्री. एंड जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, ग्रेजुअली जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है और यहाँ तो माइनस में टेम्परेचर होता है. यहाँ पे एक बार अंटार्कटिका भी ड्रॉ कर देती हूँ. तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस में होता है, यहाँ प्लस में 30 डिग्री. सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 0 डिग्री पे होता है. द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर ऑफ लैंड मासेस बिटवीन वाटर बॉडीज़. अब समर और विंटर में टेम्परेचर द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर इज़ हायर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ मोर लैंड मासेस बिटवीन वाटर बॉडीज़. अब देखिए सर्दी और गर्मी की बात करें तो ज़्यादातर गर्मी, यहाँ पर लिखा हुआ है हायर टेम्परेचर जो है सर्दी और गर्मी दोनों का ही हायर रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बिकॉज लैंड मासेस ज़मीन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है. बिकॉज यहाँ नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एशिया पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यूरोप पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड जो अफ्रीका है वो भी हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाफ सदर्न में. तो सदर्न में बहुत ही कम लैंड मासेस है. बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर यहाँ का मॉडरेट रहता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादा हाई रहता है. In the southern hemisphere, large stretches of continuous water bodies decreases the difference. और यहाँ पर वाटर बॉडीज ज़्यादा है, नीचे आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है. बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर में थोड़ा डिक्लाइन होता है, डिफरेंस होता है. वाटर टेक्स मोर टाइम टू हीट अप बट रिटेन हीट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. क्योंकि यहाँ पर जो पानी है मतलब पानी है बहुत टाइम लेता है गर्म होने में, पर जब गर्म रहता है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट टाइम तक गर्म रहता है. बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है. और वाटर यहाँ धीरे धीरे गर्म होगा पर एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए वो गर्म रहेगा. तो इस वजह से जो हीट है वो यहाँ ज़्यादा रहती है, सर्दी गर्मी यहाँ ज़्यादा रहती है, और यहाँ पर एक तरीके से मॉडरेट रहता है टेम्परेचर. टेम्परेचर ऑफ द ओशियन ऑल्सो डिक्रीजेज विद द डेप्थ. जैसे जैसे गहराई तरफ जाएंगे ना, जैसे मान लीजिए ये डायग्राम मैंने बनाया, तो यहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, यहाँ के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा. नीचे जाते जाते जो सनलाइट है वो तो पहुँचेगी नहीं, तो नीचे आपको टेम्परेचर कम मिलेगा बशर्ते ऊपर, क्योंकि सनलाइट है, ऊपर का जो पानी है वो सनलाइट की हीट से गर्म हो जाता है. तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर ऑफ द ओशियन. 0 डिग्री पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ocean circulation. If you have been to seaside, you must have surely seen the waves breaking on the shore continuously. जब हम यहाँ कोई बीचेस पे जाते हैं तो जो बीचेस की जो वेव्स हैं वो टकरा के वापस आती हैं. तो हमने ये सीन्स देखे, मूवीज़ में तो देखे होंगे, अगर रियलिटी में नहीं देखे होंगे तो. वेव आफ्टर वेव मूव टू द वाटर अप एंड डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड एंडलेसली. पानी आता है फिर वापस टकरा के वापस जाता है, फिर आता है, ये एंडलेसली चलता ही रहता है. ड्यूरिंग मॉर्निंग द सी वाटर रिसीड्स एंड अ वास्ट बीच इज़ एक्सपोज फॉर यू टू वॉक अलॉन्ग. अब जब मॉर्निंग का टाइम होता है, ये जो सी है वो थोड़ा पीछे चला जाता है, आपको लंबा सा बीच मिल जाता है घूमने के लिए. In the afternoon and at night, especially on a full moon day, the sea moves right up to the shore and you can hear the waves roar. और जब दोपहर या रात की बात आती है तो ये जो पानी है वो थोड़ा अंदर तक आ जाता है, जिससे आप वेव्स की टकराने की आवाज़ सुन सकते हैं.
द ओशन वाटर इज़ ऑलवेज ऑन द मूव। ओशन वाटर जो है हमेशा हिलता रहता है इन द सेंस मूव करता रहता है, स्टिल नहीं रहता है। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू द अनदर इज टर्म्ड एज ओशन सर्कुलेशन। अब इस ओशन के पानी का एक जगह से दूसरी जगह बहकर जाना, इसे हम कहते हैं ओशन सर्कुलेशन। पानी रुका हुआ नहीं, हमेशा चलता रहता है वेव्स की तरफ से, वेव की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मूव फॉरवर्ड होता है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ नोन एज ओशन सर्कुलेशन। इट कैन बी ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कैसे? जलधाराओं के में वेव्स, टाइड मतलब अचानक से बहुत सारा पानी आ जाना, फिर एब पानी का पीछे हो जाना, एंड ऑन अ ब्रॉडर स्केल ऑफ ओशन करेंट्स। और सबसे बड़ा टर्म ले तो हम ओशन करेंट्स की बात करें, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास कि ओशन करेंट्स क्या होती है ना। जो मेजर फैक्टर्स दैट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, सबसे मेजर कॉजेज क्या हैं कि किस वजह से ओशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। पहला है टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ दिस एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करता है। वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी, सैलिनिटी कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है वो भी उसकी मूवमेंट को इफेक्ट करती है। रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड प्रिवेलिंग विंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में प्रिवेलिंग विंड्स देखी थी, जो साल भर चलने वाली हवाएं होती हैं, उसकी वजह से भी हमने देखा था ना डायरेक्शन किधर से है ओशन, मतलब जो ओशन का वाटर है उसके। तो प्रिवेलिंग रोटेशन ऑफ द अर्थ के रोटेशन की वजह से भी वाटर जो है मूव करता है, एंड हवाओं की वजह से भी वाटर मूव करता है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन, पानी को मून एंड सन की जो ग्रेविटी है वो खींचती है। बिकॉज ऑफ दिस टाइड आता है, टाइड मीन्स ज्वार भाटा जिसे हम बोलते हैं, टाइड एंड एब। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून जो वाटर है वो सर्कुलेट होता है एक जगह से दूसरी जगह। अब हम पढ़ते हैं कि वेव्स क्या होती हैं, वेव्स कितने टाइप्स की होती है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू वेव्स. Waves, the alternative rise and fall of water in the forms of curls ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन इज़ नोन एज वेव्स। तो ऑल्टरनेटिव राइज मतलब ऊपर उठना पानी का, एंड फॉल मीन्स नीचे गिरना, इन द फॉर्म ऑफ कर्ल्स। जिस तरीके से हम बालों को कर्ल्स करते हैं वही कर्ल्स के फॉर्म में सर्फेस ऑफ द ओशन पर पानी का ऊपर उठना नीचे गिरना, दैट इज़ नोन एज वेव्स। पानी का ऊपर उठना और नीचे उठना। अब रिमेंबर डेफिनेशंस देख लेते हैं। जब पानी अपने पीक पर पहुंच जाता है, हाइट पर पहुंच जाता है, तो हम उसे बोलते हैं क्रेस्ट, मतलब सबसे ऊंचा। ये वाला जो है पानी की वेव्स इतनी पहुंची, हाईएस्ट पीक है ये, तो ये होगा क्रेस्ट, और जो लोएस्ट है वो होता है ट्राउट। अब जब पानी जो वेव्स हैं वो लैंड सरफेस एरिया से टकराती हैं तो वो इस तरीके की फॉर्मेशन कर देती है कि सर्फिंग के लिए एक अच्छा हम बोलेंगे इन्वायरमेंट बन जाता है। सर्फर्स अपने जो उनके इंस्ट्रूमेंट होता है इतना बड़ा सा, इस शेप में, आप लोगों ने टीवी में देखी होंगे, इस शेप में कुछ होता है, यहाँ पर एक होल होता है, इस पर खड़े होकर पहले तो वो सर्फर अपने इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, फिर उसको स्लाइड करते हुए सर्फर्स सर्फ करते हैं। तो यहाँ पर जब पानी आता है तो एक तरीके से जो लैंड सरफेस एरिया है ब्रेक का काम करता है। अगर हम वाटर को फ्लो करेंगे और सामने कुछ चीज़ आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, उस वाटर के लिए ब्रेक है, तो पानी क्या है वापस घूमता है। तो वही वापस घूमना एक तरीके से ब्रेकर और सर्फर के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट हो गया क्रेस्ट, लोएस्ट पॉइंट हो गया ट्रफ, एंड क्रेस्ट, लोएस्ट पॉइंट, ट्रफ। द हाइट ऑफ द वेव डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। जितनी ऊंची हमारी जो वेव्स आ रही हैं वो विंड भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हवा ही तो बहा के लेके जाती है इन वेव्स को। तो ये हो गया वेव्स की डेफिनेशन। अब हम डिस्ट्रक्टिव वेव्स की बात करेंगे जो तबाही मचा देती हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे सुनामी वेव्स की। जो सुनामी वेव्स हैं वो कैसे फॉर्म होती है, जैसे लैंडस्लाइड हो गया, बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, अंडर सी लैंडस्लाइड, शिफ्टिंग ऑफ द प्लेट्स। इन वजह से जो है हमारे जो अर्थ है उस पर एक बुरा इफेक्ट पड़ता है। बड़ी बड़ी लहरें एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। तो मैं आपको सुनामी वेव्स का एग्जांपल देती हूँ, जिसे जो किनारे पर लोग होते हैं ना वो किलर वेव्स बोलते हैं, तबाही वाली वेव्स बोलते हैं। सबसे पहले हम सुनामी देखते हैं, उसके बाद साइक्लोनिक वेव्स एंड टाइफून्स वगैरह का एग्जांपल देखेंगे। तो सुनामी वेव्स का एग्जांपल, जैसे जो हमारी अर्थ है ना वो प्लेट्स पर टिकी हुई है, तो अगर मान लिया यहाँ पर अर्थक्वेक आता है एंड इन अर्थक्वेक्स की वजह से प्लेट्स की जो अभी करंट फॉर्मेशन है वो इस तरीके से हो जाती है कि ये जो प्लेट है वो ऊपर उठ गई, ठीक है, ये जो प्लेट है वो थोड़ी ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठा देते चलिए।
तो यहाँ का जो पानी है अब वो कैसे बहेगा, इस तरीके से बहेगा, और ये पानी कहाँ जाएगा, अब ये पानी जाएगा लैंड सरफेस एरिया की तरफ। अब देखिए ये इतना पानी आएगा, तो क्या नॉर्मल जितना पानी था उससे बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची जो वेव्स हैं अब टकराएंगी लैंड मास सरफेस से। अब ये क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा तबाही मचाएंगी, क्योंकि ये नॉर्मल वेव्स का जो टकराना है वो तो बर्दाश्त कर लेते थे। इतनी बड़ी बड़ी लहरें, सबसे हाईएस्ट जो लहर है वो काउंट की गई है 150 मीटर की। तो ये जो सरफेस पर टकराती हैं तो ये बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान करती है, तो इन्हें हम बोलते हैं सुनामी वेव्स। यहाँ पर टी साइलेंट रहेगा, तो सुनामी नहीं बोलेंगे, हम सुनामी वेव्स बोलेंगे। अब हम साइक्लोनिक वेव्स की बात करें या फिर टाइफून्स, हरिकेन्स की बात करें, तो ये किससे बनते हैं, ये ठंडी हवा गर्म हवा के मिक्सचर से बनते हैं। लैंड सरफेस एरिया में भी आते हैं एंड वाटर में भी आते हैं, और वाटर में जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा भयानक तूफान आ जाता है पानी के अंदर। अब ये तूफान कभी कभी शिफ्ट होता हुआ लैंड सरफेस एरिया की तरफ आता है और फिर वो धीमा पड़ता जाता है, जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में तो ऐसे तूफ़ान बहुत आते हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल एक गढ़ है इन तूफ़ानों का। तो ये क्या है, ये है डिस्ट्रक्टिव वेव्स, नॉर्मल वेव्स नहीं है, ये खतरनाक वेव्स हैं जो कि लैंड सरफेस एरिया पर आकर तबाही मचाते हैं, जो कि बशर्ते अगर हम बात करें वाटर एरिया पर भी ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स तबाही मचाती हैं। सो हमने वेव्स देखी, हमने डिस्ट्रक्टिव वेव्स देखी, अब हम बढ़ेंगे टाइड्स की तरफ। टाइड्स, तो टाइड्स की डेफिनेशन, ट्वाइस ड्यूरिंग द डे में 2 बार एट मोर और लेस रेगुलर इंटरवल्स द वाटर ऑफ द सी एंड ओशन राइजेज एंड फॉल ऑल्टरनेटिवली। दिन में 2 बार जो समुद्र का या फिर सी का पानी है वो उठता है और गिरता है। It is tide when water cover much of the shore by rising to its highest level। जब वो टकराता है, जब तट से टकराता है, तट मीन्स जो किनारा है उससे टकरा जाता है, हाईएस्ट इट इज़ हाई टाइड। जब हाई टाइड तब कहलाती है जब वाटर कवर्स मच शोर, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, मतलब हाई टाइड जब बोलते हैं ना, आप लोग पीछे हट जाइए, हाई टाइड आ गई, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो किनारे वाला इलाका है वो अपने साथ ले लेगा, तो ये क्या है, हाई टाइड है। इट इज़ लो टाइड, लो टाइड कब होता है, व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसेट्स फ्रॉम द सोर्स। और जब बहुत पीछे पीछे पानी चला जाता है तो वो लो टाइड कहलाता है, क्योंकि वो कम से कम जगह घेरता है किनारे की। अब टाइड का मतलब पानी का अंदर आना, एब का मतलब पानी का बाहर जाना, मतलब पीछे की तरफ जाना, एब। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून। अब सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड आते हैं। सो द पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल पुल और फोर्स द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल्ड। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें तो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ये वाला जो एरिया है उसका पानी मून की साइड पर खींचेगा, वो पुल करेगा मून की ग्रेविटेशनल फोर्स उस पानी को। दिस कॉजेज हाई टाइड, इसे क्या हम बोलते हैं, हाई टाइड। बट व्हेन द मून is in its first and last quarter, the ocean water is pulled in diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and moon resulting low tide। अब यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे, तो ये क्या एग्जांपल, दोनों के दोनों उसके पानी को अपने अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये रिजल्ट क्या हो जाता है, एक तरीके से लो टाइड का हो जाता है। The tides that occur after new moon and full moon is known as spring tide। अब हम देखेंगे spring tide क्या होता है, नीप टाइड भी देखते हैं। Other characteristic of spring tide is that it occurs at the time when sun, moon and earth are in the same line। spring tide का मतलब है sun, moon और earth एक लाइन में होंगे, sun की डायरेक्शन आप एक रखें, moon और earth को चेंज करें। जैसे moon जो है वो earth के चक्कर लगाता है, तो जब moon इस डायरेक्शन में होगा और जब moon इस डायरेक्शन में होगा तो क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। Such tides are higher than the high tides and lower than the low tides। अब यहाँ पर पोजीशन आ रही है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एंड इस डायरेक्शन में, मतलब जब सन, मून और अर्थ की ये पोजीशन होती है तो हम इसे स्प्रिंग टाइड की तरफ गिनते हैं, एंड जब सन और अर्थ और मून की पोजीशन क्वार्टर्स में होती है तो हम नीप टाइड में देखते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर ऑफ द मून व्हेन द सन एंड मून आर द राइट एंगल्स to each other, neap tide occur। during such tides
द डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड आर नॉट टू मच। जब हाई टाइड और लो टाइड आती है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर यहाँ पर हाई टाइड एंड लो टाइड, क्योंकि यहाँ पे दोनों अपनी तरफ पानी को खींचते हैं, तो इस वजह से हाई टाइड यहाँ आती है एंड लो टाइड वहाँ पे आती है, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये क्या है, पानी का अपनी तरफ सन और मून दोनों अपनी तरफ खींचते हैं और इस वजह से वो किनारे पर टकराता है, कभी ज़्यादा तेज़ी से टकराता है, ज़्यादा इंटेंसिटी से टकराता है तो वो हाई टाइड हो जाता है, जब लो इंटेंसिटी से टकराता है तो उसे हम लो टाइड बोलते हैं। एंड ये स्प्रिंग टाइड की पोजीशंस हैं जब तीनों एक ही लाइन में होते हैं, क्योंकि मून क्या है, अर्थ के रिवॉल्यूशन लगा रहा है, तो इस डायरेक्शन में होता है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी क्वार्टर में होता है, तो नीप टाइड वाली पोजीशन आती है। एंड द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स एंड वेव्स। टाइड्स हमने देख लिया, वेव्स भी हमने देखी थी, क्रेस्ट, ट्रफ, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखा था इसका, सर्फ का एग्जाम्पल देखा था, सर्फिंग करते हैं लोग, तो ये सभी को देखते हुए इनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस है क्या ऑन द अर्थ। थैंक यू।